हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज की कक्षा से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रृंखला में सबसे पहले हम जो आदिकाल है उसके प्रश्न हल करेंगे, फिर भक्तिकाल, रीतिकाल, फिर आधुनिक काल और फिर आगे इसी प्रकार प्रगतिवाद, प्रयोगवाद सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे। तो आज हम पहला भाग देखते हैं इसका, जिसका पहला प्रश्न है साहित्य इतिहास लेखन की वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने की। इसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो हल करेंगे ही, इसके साथ प्रत्येक प्रश्न की आपको व्याख्या बताते जाएंगे, जिससे एक प्रश्न के साथ आपके 5 या 7 प्रश्न और सही होंगे और आप उस बिंदु को अच्छे से समझ पाएंगे। तो साहित्य इतिहास लेखन की वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया। तो जो साहित्य इतिहास लेखन की वर्णानुक्रम पद्धति है उसको गार्सा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर दोनों ने अपनाया। तो यहाँ दिया हुआ है कि गार्सा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर या उपयुक्त दोनों। तो हम कहेंगे गार्सा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर दोनों ने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया। ग्रियर्सन और मिश्रबंधु ने कालानुक्रमी पद्धति को अपनाया और शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति को अपनाया। तो विधेयवादी शुक्ल और कालानुक्रमी ग्रियर्सन और मिश्रबंधु। तो अब हमारे यहाँ 4-5 प्रश्न ठीक हो जाते हैं कि वर्णानुक्रम पद्धति में गार्सा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर, कालानुक्रमी पद्धति में ग्रियर्सन और मिश्रबंधु और विधेयवादी के शुक्ल। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो गार्सा दत्तासी है, इन्होंने इस्तवार दलाल इत्तेतुरेंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा था जो 2 भागों में आया था। इसका प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में आया था। इन्होंने एंदुई का अर्थ हिंदी से और हिंदुस्तानी का अर्थ उर्दू से लिया था। इन्होंने लगभग 738 कवियों को अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया, जिसमें से हिंदी के लगभग 72 कवि इन्होंने गिनाए। तो इस प्रकार हम प्रत्येक प्रश्न की अच्छे से व्याख्या करेंगे और उसको समझेंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो हम बात कर चुके हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सबसे जो पहला प्रयास है, सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। यहाँ केवल ये पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो गार्सा दत्तासी ने किया। हाँ, ये फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने फ्रेंच भाषा में ही ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो इस्तवार दलाल इत्तेतुरेंदुई हिंदुस्तानी के नाम से लिखा। फिर इसे आगे जाकर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया। तो इन्होंने तो किस भाषा में लिखा था, इसे फ्रेंच भाषा में, और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका अनुवाद किया था किस नाम से, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से, 1952 ईस्वी से, जो इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था बाद में। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा। ग्रियर्सन ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा था, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और यह अंग्रेजी भाषा में इन्होंने मूलतः लिखा था। किसने, ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन आइलैंड के रहने वाले थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, जो सबसे प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ माना जाता है, वो लिखा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हिंदी भाषा में लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है। पहला हमने देखा कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ तो गार्सा दत्तासी का इस्तवार दलाल इत्तेतुरेंदुई हिंदुस्तानी है, लेकिन वह फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। और हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में लिखा हुआ किसका है, तो शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। ये पहले भारतीय भी थे जिन्होंने हिंदी में पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ भी पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यह इसका प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी, और इन्होंने लगभग 1003 कवियों को अपने इतिहास ग्रंथ में शामिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। गार्सा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी अनुवाद किसने किया।
थोड़ी देर पहले ही हमने बात की कि जो गारसा दत्तासी का ग्रंथ है ईश्वर लालित्य तुरेंदुई हिंदुस्तानी, यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसमें एंदुई का अर्थ हिंदी से और हिंदुस्तानी का अर्थ उर्दू से लिया गया था और यह फ्रेंच भाषा में था। और इसका जो अनुवाद है वह लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था, या किशोरीलाल गुप्त, या लक्ष्मी सागर या किशोरीलाल गुप्त ने 1955 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो हिंदी अनुवाद है वह लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 ईस्वी में किया था और यह कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन कहाँ के निवासी थे? जॉर्ज ग्रियर्सन कहाँ के निवासी थे? कई बार ये प्रश्न हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। फ्रांस के, इटली के, आयरलैंड के या जर्मनी के। तो जॉर्ज ग्रियर्सन कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड के निवासी थे। और फ्रांस के निवासी कौन थे? तो गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी फ्रांस के निवासी थे। ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखा, जो द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था 1888 ईस्वी में। और यह कौन सी भाषा में लिखा था ग्रियर्सन ने? यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा था और फिर इसका वह आगे चलकर हिंदी अनुवाद किया था, क्योंकि जिस तरह से गारसा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था, ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में लिखा था और इसका हिंदी अनुवाद करने वाले थे किशोरीलाल गुप्त। किशोरीलाल गुप्त ने ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया था और किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 ईस्वी में, जो वाराणसी से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को चारण काल कहने वाले इतिहासकार कौन है? यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? तो किसने दिया? ग्रियर्सन ने ही आदिकाल को चारण काल नाम दिया, क्योंकि ग्रियर्सन से पहले गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने जो इतिहास ग्रंथ लिखे उनमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया और इन्होंने जो आदिकाल है उसको चारण काल नाम दिया। और इसका समय भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चारण काल का इन्होंने समय रखा 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के मध्य चारण काल का समय माना। और इन्होंने जो विभाजन किया कालक्रमानुसार, तो उसे 12 अध्यायों में 11 अध्याय और एक विविध अध्याय के नाम से बांटा, जिसमें जो पहला अध्याय है आदिकाल उसे चारण काल और जो 7वां अध्याय है उसे रीति काव्य नाम दिया। ये 2 अध्यायों के विषय में कई बार पूछा जाता है। और जॉर्ज अब्राहम जो ग्रियर्सन है उन्होंने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा भी कहा। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा के विकास हेतु कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान पुस्तक लिखी, बिल्कुल लिखी। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया, बिल्कुल किया। तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन किया, बिल्कुल इन्होंने तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन भी किया। तुलसीदास पर इन्होंने कुल 12 निबंध लिखे थे और इनका सर्वप्रथम वाचन प्राच्य विद्या विशारद सभा से हुआ था। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा के लिए ये सभी कार्य किया और ये सभी कथन ग्रियर्सन से संबंधित सही है। इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा ग्रियर्सन ने। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल कहने वाले कौन है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का नाम आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? ये प्रश्न तो प्रत्येक हिंदी की परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको छुपा हुआ मिलेगा। ये प्रत्येक हिंदी की परीक्षा में ये प्रश्न बैठा रहता है, तो इसे आप अच्छे से याद रख लेंगे। और आप याद रखने की एक ट्रिक याद रखेंगे, केवल कृष्ण याद रखेंगे कि ये जो बंधु थे इनमें कृष्ण नहीं आते हैं। तो मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इनमें कौन से मिश्र जी नहीं थे? तो कृष्ण बिहारी मिश्र इनमें नहीं थे। ये 3 बंधु थे, इन्हें आप याद कर लेंगे अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं।
मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ। इसके प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग अर्थात जो 3 भाग हैं वे तो 1913 ईस्वी में, और जो इसका चौथा भाग है वह 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में लगभग इन्होंने 5000 कवियों को स्थान दिया है और अनेक अज्ञात कवियों को भी इसमें शामिल करके उनके साहित्यिक महत्व पर मिश्र बंधुओं ने प्रकाश डाला है। हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने लिखा था। मिश्र बंधुओं से संबंधित एक और प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है, हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न पुस्तक मिश्र बंधुओं ने लिखी, जो 1910 ईस्वी में लिखी गई, और इसमें जो हिंदी के नवरत्न है उसमें 9 कवियों का वर्णन किया गया है, जिसमें तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी और ये 3 त्रिपाठी बंधु जिनका ऊपर हमने नाम लिया। 3 त्रिपाठी बंधुओं में भूषण और मतीराम, केशव, कबीर चंद और हरिश्चंद्र, ये इनके जो 9 नवरत्न हैं उनमें इनका नाम गिनाया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि हिंदी नवरत्न पुस्तक किसकी है? मिश्र बंधुओं की है। और त्रिपाठी बंधुओं में रीतिकालीन जो त्रिपाठी बंधु हैं वो हैं, जो ये मिश्र बंधु हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं, आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो भूषण और मतीराम, केशव, बिहारी चंद और हरिश्चंद्र, तुलसी, सूरदेव और बिहारी, ये नवरत्न इन्होंने गिनाए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो मिश्र बंधुओं ने है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इन्होंने जो काल विभाजन किया है 4 भागों में इसे बांटा है। इसके अलावा जो हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम इन्होंने एक ही जो कालखंड है उसको 2 अध्यायों में बांटने का काल सबसे पहले किसने किया? तो मिश्र बंधुओं ने। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इसलिए मुझे अभी याद आ गया कि जो मिश्र बंधु हैं इन्होंने एक ही कालखंड को 2 अध्यायों में बांटने का सबसे पहला प्रयास किया था। इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया, जिसको इन्होंने पूर्व मध्यकाल और उत्तर माध्यमिक काल नाम दिया। माध्यमिक काल जो है, आरंभिक काल के बाद जो भक्ति काल है उसको इन्होंने माध्यमिक काल कहा, जिसे इन्होंने पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक काल नाम दिया। रीतिकाल को इन्होंने अलंकृत काल कहा, जिसे इन्होंने पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल नाम कहा, और इसके पश्चात इन्होंने परिवर्तन काल और वर्तमान काल नाम दिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मिश्र बंधु विनोद को क्या कहा है? बड़ा भारी कविव्रत संग्रह, प्रकांड कविव्रत संग्रह, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो क्या कहेंगे? इन्होंने जो मिश्र बंधु विनोद है उसको बड़ा भारी कविव्रत संग्रह और प्रकांड कविव्रत संग्रह का नाम दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है और माह देकर के भी पूछा जाता है। तो आप देखेंगे जनवरी 1929, फरवरी 1929, मार्च 1929 या अप्रैल 1929। तो इसे आप करेंगे जनवरी 1929। इसमें मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है, लेकिन आप नोट कर लेंगे यहाँ कि जनवरी 1929 हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह जनवरी माह में 1929 ईस्वी में लिखा, और यह जो पुस्तक है यह नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह प्रकाशित हुआ था। इसी वर्ष के मध्य में उस भूमिका के आरंभ और अंत में बहुत सी बातें बढ़ाकर शुक्ल ने इसे स्वतंत्र रूप से फिर प्रकाशित किया था, और 1940 ईस्वी में इसका परिवर्धित और संशोधित जो संस्करण है वह आया था। हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका है इसमें 3 विद्वानों का जो योगदान है वह महत्वपूर्ण माना जाता है, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की हम बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है, जिसमें से प्रत्येक परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इस पुस्तक में इन्होंने 1000 कवियों का जो जीवन चरित्र है उसका विवेचन किया है। कवियों की संख्या की अपेक्षा उनके साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व अधिक दिया गया है, यानी हिंदी साहित्य के विकास में विशेष योगदान देने वाले कवियों को ही इसमें शामिल किया गया है। कवियों और लेखकों की रचना शैली का इन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। इसके साथ ही साथ इन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके जो 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया और इसका जो समय है वह है विक्रम संवत 1050 से 1375 माना। वीरगाथा काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा, अपभ्रंश काल या प्राकृताभास हिंदी काल और वीरगाथा काल। फिर इन्होंने जो भक्ति काल है इसे पूर्व मध्य काल कहा और इसका समय इन्होंने विक्रम संवत 1375 से 1700 तक माना। रीति काल को इन्होंने उत्तर मध्य काल कहा और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल नाम दिया। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि आधुनिक काल को इन्होंने किस नाम से पुकारा, तो गद्य काल को। और आधुनिक गद्य काल के इन्होंने 3 भेद किए, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। भक्ति काल को इन्होंने निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा इन 2 में बांटा और फिर निर्गुण को इन्होंने ज्ञानाश्रय काव्यधारा, प्रेमाश्रय काव्यधारा और सगुण को इन्होंने कृष्णाश्रय और रामाश्रय काव्यधारा में बांटा। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास है उससे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ जो शुक्ल जी का इतिहास है उसकी एक व्याख्या प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा। अभी ऊपर हमने आपको बताया कि इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया और वीरगाथा काल नाम देने के पीछे इन्होंने कहा कि जो आदिकालीन साहित्य है उसमें वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं अधिक लिखी जा रही थी और इसके वीरगाथा काल नाम देने के पीछे इन्होंने जो आधार बताया वह वीरगाथात्मक 12 ग्रंथों का नाम लिया, जिसमें 12 ग्रंथों के नाम इन्होंने गिनाए हैं। विजयपाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बिसलदेव रासो, कुमान रासो, फिर इसके अलावा कीर्तिलता और कीर्ति पताका, फिर विद्यापति की पदावली, फिर इनके अलावा जयमंग जस प्रकाश और जयमंग जस चंद्रिका और खुसरो की पहेलियाँ। फिर इन्होंने कहा कि जो अंतिम 2 हैं वो यानी और बिसलदेव रासो, इन सभी ग्रंथों को छोड़कर सभी वीरगाथात्मक ग्रंथ माने गए हैं, इसलिए आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया। किस प्रवृत्ति के आधार पर? वीरगाथात्मक रचनाएं लिखने के आधार पर। शुक्ल जी ही हिंदी के प्रथम साहित्य इतिहासकार माने जाते हैं, जो साहित्य की जो पारंपरिक इतिहास लेखन की पद्धति है उसको बदलकर एक ऐसी शैली का विकास ये करते हैं जो कविव्रत परिचय जैसी कथित इतिहास लेखन की सीमाओं को उजागर कर वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह सर्वमान्य और सबसे सटीक इतिहास माना जाता है, लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं और इनकी हर एक बात का ये खंडन करते हैं और इसका विरोध करते हुए प्रतीत होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। इतिहास लेखन में शुक्ल जी ने किस रचना से विशेष साहित्य सामग्री प्राप्त की? इतिहास लेखन में शुक्ल जी ने किस रचना से विशेष साहित्य सामग्री प्राप्त की? मिश्रबंधु विनोद जो मिश्रबंधुओं की है, कविता कौमुदी जो रामनेश त्रिपाठी की है, हिंदी कोविद रत्नमाला जो श्याम सुंदर दास की है, या उपयुक्त सभी। तो हम क्या कहेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन सभी ग्रंथों की सहायता लेकर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें मिश्रबंधु की मिश्रबंधु विनोद, रामनेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी और श्याम सुंदर दास की हिंदी कोविद रत्नमाला। इसके अलावा इन तीनों के अलावा जो वियोगी हरि हैं उनकी ब्रजमाधुरी सार का सहारा भी इन्होंने लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है
तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। यह कथन किसका है? यह कथन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह कथन शुक्ल जी का है, राम कुमार वर्मा का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या रामनेस त्रिपाठी का है? तो हम क्या कहेंगे? यह जो कथन है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, जो कहते हैं कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक उसका चुना हुआ गुलदस्ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्ल जी द्वारा रचित रचनाएं कौन सी हैं? गोस्वामी तुलसीदास, रश्मिमांसा जो एक सैद्धांतिक समीक्षा है, महाकवि सूरदास जो एक व्यवहारिक समीक्षा है, या सभी? तो ये सभी रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इन्होंने लिखा। रश्मिमांसा सैद्धांतिक समीक्षा पर आधारित है। महाकवि सूरदास व्यवहारिक समीक्षा पर आधारित है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा। चिंतामणि की 4 भाग जो निबंधात्मक कृति है वो लिखी। विश्व प्रपंच दर्शन पर आधारित है। एक काव्य संग्रह भी मिलता है शुक्ल जी का, मधुर स्रोत, वो भी। इसके अलावा इन्होंने संपादन कार्य किया जायसी ग्रंथावली और नागरी प्रचारणी पत्रिका का। अगला प्रश्न देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित रचनाएं कौन सी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बात कर रहे हैं हम कि इनके द्वारा रचित रचनाएं कौन सी हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा और इन्होंने नाम दिया आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये शुक्ल के आलोचक माने जाते हैं और इन्होंने जो आदिकाल है उसको आदिकाल नाम इन्होंने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। जिनको शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया था वो इन्होंने आदिकाल नाम दिया था। तो इनके द्वारा रचित रचनाएं पूछी जा रही हैं। हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952। इनकी तारीख भी आप याद रखेंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी या सभी। तो ये सभी पुस्तकें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। यह कथन किसका है? बड़ा अच्छा प्रश्न है कि संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शुक्ल जी की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? राम कुमार वर्मा का, गणपति चंद्र गुप्त का, रामनेस त्रिपाठी का या रामस्वरूप चतुर्वेदी का? तो यह कथन किसका है? याद रखेंगे, गणपति चंद्र गुप्त जी ने ऐसा कहा। इन्होंने आदिकाल को, किन्होंने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के जो विचार हैं उनका खंडन किया है और प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने जो आदिकाल है उसको अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग भी कहा है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही कथन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। और ये किस आधार पर कहा है इन्होंने? तुलसीदास जी की जो समन्वय भावना है उसको लेकर के इन्होंने यह कहा है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और द्विवेदी जी के बारे में यह कथन किसका है? गणपति चंद्र गुप्त का है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा ने लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में राम कुमार वर्मा ने लिखा। राम कुमार वर्मा ने जो भक्ति काल है उसको संत काव्य और जो सूफी काव्य हैं, ये जो नाम देने वाले हैं, भक्तिकालीन, निर्गुण और जो सगुण काव्य धारा है उसको संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य और राम काव्य, ये नाम किन्होंने दिया था? राम कुमार वर्मा ने दिया था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री समेट लेने के कारण इन्होंने अपभ्रंश का जो पहला कवि है वो स्वयंभू को माना। अपभ्रंश का जो पहला कवि है वो स्वयंभू को ही, और इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि भी इन्हें ये मान बैठे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके द्वारा भक्तिकालीन साहित्य यानी पूर्व मध्यकाल को 3 श्रेणियों में, कौन सी 3 श्रेणियां हैं?
धर्माश्रित काव्य, राजाश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य, इन 3 श्रेणियों में बांटा गणपति चंद्र गुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने या फिर राम कुमार वर्मा जी ने। तो धर्माश्रित काव्य, राजाश्रित काव्य या लोकाश्रित काव्य, इन 3 श्रेणियों में भक्तिकालीन साहित्य को बांटने वाले कौन थे? गणपति चंद्र गुप्त थे। इन्होंने जैन कवि सालिभुद्र सूरी को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना। अगला प्रश्न देखते हैं। असुमेलित छांटिए। आजकल आपकी जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी तरह से पूछे जाते हैं, असुमेलित छांटिए या असत्य कथन छांटिए या फिर सत्य कथन छांटिए। नलिन विलोचन शर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन बिल्कुल सही है। धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी साहित्य सही है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत बिल्कुल सही है। और राम नरेश त्रिपाठी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये गलत है। तो राम नरेश त्रिपाठी की कौन सी रचना पे हम बात कर चुके हैं? कविता कौमुदी पे बात कर चुके हैं। और जो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है यह है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है इतिहास ग्रंथ। अब देखिए, इस तरह से भी प्रश्न आता है कि सुमेलित कीजिए। इसमें आपको एक तरफ जो ग्रंथ या रचनाओं के नाम हैं वो दे दिए जाएंगे और दूसरी तरफ आपको इतिहासकारों के नाम या विद्वानों के नाम दिए जाएंगे जो पुस्तकों से संबंधित है। तो यहाँ आपको एक जो है वो सबसे पहले एक किसी भी ग्रंथ का नाम मिलान करना है। तो भाषा जो काव्य संग्रह है वह किसका है? तो देखिए, आपको पता है तो भाषा काव्य संग्रह किसका है? भाषा काव्य संग्रह है महेश दत्त शुक्ला का। फिर आता है ब्रजमाधुरी सार। ब्रजमाधुरी सार किसका है? वियोगी हरि का। फिर हिंदी कोविद रत्नमाला, ये श्याम सुंदर दास का, अभी बात कर चुके हैं हम। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास तो सुमन राजे का। ये प्रश्न सबसे आसान प्रश्न होते हैं आपकी परीक्षा के लिए, जो आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि 4 में से 2 भी अगर आपको आते हैं तो इस प्रश्न को आप सही कर देंगे। तो अब देखिए, पहले में 4, दूसरे में 3, तीसरे में 2 और चौथे में 1। तो देखिए, पहले में 4, दूसरे में 3, तीसरे में 2, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने भागों में प्रस्तावित था? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और परीक्षार्थी है यहाँ भ्रम का शिकार होता है, क्योंकि पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को पुस्तकों में 18 भाग भी देखने को मिलते हैं और 16 भाग भी देखने को मिलते हैं। तो जो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है वह प्रारंभ में 18 भागों में प्रस्तावित हुआ था, लेकिन इसके 16 भाग ही प्रकाशित हुए। इसलिए अगर आ जाता है कि हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने भागों में प्रस्तावित था, तो प्रस्तावित तो था 18 भागों में, लेकिन इसके 16 भाग ही प्रकाशित हुए थे। इसलिए हम कहेंगे कि 18 भागों में प्रस्तावित और 16 भाग प्रकाशित। इसके जो मुख्य संस्थापक थे वे श्याम सुंदर दास थे। हिंदी साहित्य की वृहद इतिहास जो नागरी प्रचारणी सभा है वहाँ से निकला था। तो नागरी प्रचारणी सभा के मुख्य संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। और जो सह सहयोगी संस्थापक थे वह राम नारायण मिश्र और शिव कुमार मिश्र थे। तो आप याद रखेंगे, श्याम, राम और शिव 3 थे। इनमें से 2 सहयोगी थे, राम और शिव, और जो श्याम है वो मुख्य संस्थापक थे। इसके अलावा जो नागरी प्रचारणी सभा है उसके अध्यक्ष के विषय में भी पूछा जाता है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में होती है और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो राधाकृष्ण दास को बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? तो हम बात कर चुके हैं कि ग्रियर्सन से पहले किसी ने काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया था। तो देखिए, काल विभाजन और नामकरण का प्रयास सबसे पहले किसने किया? शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? यहाँ उत्तर लिख लीजिएगा आप, ग्रियर्सन ने। क्यों? क्योंकि इससे पहले गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर दोनों ने किसी भी प्रकार से काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया था। और सबसे पहले
काल विभाजन और नामकरण का प्रयास करने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन थे। इस वजह से इनके इतिहास को वास्तविक और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास भी माना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि वास्तविक अर्थों में और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो वह है जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वमान्य और सर्वस्वीकार्य काल विभाजन और नामकरण किसका माना जाता है? सर्वमान्य और सर्वस्वीकार्य जो सबसे ज़्यादा मान्य माना जाता है और जो सबसे ज़्यादा स्वीकारा गया और जिसे आगे चल कर के इतिहासकारों ने जिसका सहारा लिया और उसी के आधार पर अपना जो इतिहास ग्रंथ है उसको बांटा। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो यहाँ जो सबसे स्वीकार्य इतिहास ग्रंथ किसी का माना जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के जो 900 वर्षों का इतिहास है उसको 4 कालखंडों में बांटा। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया और वीरगाथा काल नाम देने के पीछे इन्होंने 12 जो ग्रंथ है उनका नाम गिनाया। फिर इन्होंने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल नाम दिया, उत्तर मध्य काल इन्होंने रीतिकाल को नाम दिया और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल नाम दिया। और गद्य काल के इन्होंने 3 भेद किए, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। आदिकाल का समय इन्होंने विक्रम संवत 1050 से 1375, भक्ति काल का समय विक्रम संवत 1375 से 1700, रीतिकाल का समय विक्रम संवत 1700 से 1900 और आधुनिक काल का समय विक्रम संवत 1900 से अब तक माना गया। और जो भक्ति काल है उसको इन्होंने 2 काव्यधाराओं में बांटा, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। और फिर इनकी 2 उपशाखाएं बांटी, निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्री काव्यधारा और प्रेमाश्री काव्यधारा और सगुण काव्यधारा को कृष्णाश्री काव्यधारा और रामश्री काव्यधारा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता जो 1568 ईस्वी में लिखी गई किस भाषा में रचित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य, अवधी भाषा या हरियाणवी भाषा? तो जो इनकी भाषा है वह ब्रज भाषा गद्य में ये लिखी गई है और गोकुलनाथ जी ने ये दोनों रचनाएं लिखी हैं, 1568 ईस्वी में लिखी हैं। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का वर्णन मिलता है और 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ जी के शिष्यों का मिलता है वर्णन। विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की और अष्टछाप के जो 8 कवि हैं उनके नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अष्टछाप के जो 8 कवि हैं उनमें 4 शिष्य हैं वो वल्लभाचार्य जी के हैं और जो 4 शिष्य हैं वह विट्ठलनाथ जी के हैं। मैंने इनको सूत्र से याद कर रखा है। किस तरह से याद कर रखा है? कु सु प क्र, ये जो 4 शिष्य हैं कुसुपुक्र, ये 4 शिष्य तो हैं वल्लभाचार्य जी के शिष्य जिनका वर्णन 84 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। तो कुसुपुक्र का मतलब है कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि वल्लभाचार्य जी के शिष्यों में कौन सा नहीं है, या विट्ठलनाथ जी के शिष्यों में कौन सा नहीं है, या कौन सा वल्लभाचार्य जी के शिष्य है या कौन सा विट्ठलनाथ जी का शिष्य है। तो ये जो 4 शिष्य हैं वल्लभाचार्य जी के कुसुपुक्र, कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास। इसी प्रकार विट्ठलनाथ जी के जो 4 शिष्य हैं उनको याद कर रखा है मैंने। गोची जन अर्थात गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य हैं। ये जो अष्टछाप के 8 कवि हैं इनके नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य, विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य, या क्रम से भी ये इसी प्रकार से हैं। इनका जो जन्म हुआ है, आप इनका जो जन्म और इनकी मृत्यु है वो देखेंगे तो आप पाएंगे कि
कुसुप क्रय गोचीचन, ये जो सूत्र है ये क्रमानुसार ही इनका सूत्र बनाया हुआ है कि सबसे पहले कुंभन दास आते हैं, फिर सूरदास, फिर परमानंद दास, फिर कृष्णदास, फिर गोविंद स्वामी, फिर चित्त स्वामी, फिर चतुर्भुज दास और अंत में नंददास आते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगली कक्षा में हम आदिकाल से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उनको प्रारंभ करेंगे और जितने वीडियोस आदिकाल के बन पाएंगे उतने हम बनाएंगे। उसके पश्चात हम भक्ति काल को शुरू करेंगे और भक्ति काल से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो बनाएंगे और उनकी व्याख्या करेंगे। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीखा है, जिसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ उनकी व्याख्याएं की हैं और एक प्रश्न के साथ कम से कम 8 या 10 प्रश्न हमने हल किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में हम फिर नए प्रश्न लेके आएंगे और उनकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।